चुके हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे जो कीनोट स्पीकर उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे जो मॉडरेटर है राजीव सक्सेना जी, उनको मैं सुपुर्द करूं आज के इसको आगे बढ़ाने के लिए, आज के विषय को। तो मैं हमारे जो दोनों कीनोट स्पीकर है हेमाक्षी जी और संजय रेगो जी, दोनों का स्वागत इन शब्दों में करूंगा कि एक शेर के साथ में कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत, और जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। इस तरह हमारे जो नॉमिनेशन और तमाम कोऑपरेटिव लॉ का जो नॉलेज दे रहे हैं, तो तमाम जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे लोग, उनके सपने बिल्कुल अधूरे नहीं होंगे। और उनका जो ज्ञान हमारे जो कीनोट स्पीकर का मिलेगा, उससे वो अवेयर होंगे और एजुकेट होंगे निश्चित ही। तो दोनों कीनोट स्पीकर का स्वागत करते हुए मैं हमारे जो मॉडरेटर हैं आज के राजीव सक्सेना जी, उनको हैंड ओवर करता हूं। राजीव जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है राजीव जी। नमस्कार शर्मा जी, एंड थैंक यू वेरी मच। आज के सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा शाम की शुभेच्छा, नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी आज जुड़े इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। नॉमिनेशन हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा एक विषय रहा है चर्चा का सोसाइटीज़ के अंदर। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, ज़रूरी विषय है जहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम कौन सी स्थिति में हमें क्या स्टेप लेने चाहिए एज ए सेक्रेटरी, एज ए ऑफिस बेयरर और इवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमारे क्या राइट्स है, हमको क्या करना चाहिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। तो ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं हमारे पास में। हम लोग को लगता है कि अगर हमने नॉमिनेशन कर दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। शायद ये एक हमारी गलत फहमी है। और ये सोसाइटी के बारे में भी नहीं, बहुत से ऐसे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे नॉमिनेशन की डेफिनेशन और नॉमिनेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। और हम एक ही समझते कि जो हमारा लॉ ऑफ सक्सेशन है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए आज हम एक बहुत ही अनुभवी स्पीकर्स को लेकर आए हैं। हमारे साथ में एडवोकेट हिमाक्षी दलाल जी हैं, जो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। उनका खुद का अपना जी बिजनेस है। शी इज ए प्रोप्राइटर ऑफ हिमाक्षी दलाल इन कंपनी। सो आई विल टॉक मोर इन शॉर्ट while. We also have advocate Mr. Sanjay Rigo sir. He is also very learned advocate in the field of the succession field of the I would say he's practicing multiple areas in Mallu Rakhi. So let me welcome both the eminent speaker today. एंड बिकॉज सब्जेक्ट इतना बड़ा है, मुझे लगता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे साथ में रहेंगे। हमारे साथ में और भी हमारे महासेवा के काफ़ी अनुभवी लोग ज्वाइन किए हुए हैं आज। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आई जस्ट स्टार्ट दी डिस्कशन। सो लेट मी फर्स्ट, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नॉमिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विल, इनहेरिटिंग एसेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर। नाउ ये सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द फर्स्ट स्पीकर जो हमारे आज के हैं। स्पीकर है मिसेस हिमाक्षी दलाल। 17 साल से शी इज प्रैक्टिसिंग इन दिस लीगल फ्रेमवर्क। She is specializing in the litigation before different courts. Advocate Sanjay Rigo. Sanjay ji is a practicing lawyer and a chartered accountant. So it's a lovely combination where you can see कि हमारा जो legal framework है और जो हमारा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है, दोनों को साथ में लेके कैसे एडवाइस करना है वो संजय जी बखूबी जानते हैं। थैंक यू एवरीवन। और सबसे पहले तो अपॉलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा लेट हो गया, डिले हो गया। एंड थैंक यू मिस्टर राजीव सक्सेना एंड रमेश प्रभु शर्मा जी और सभी मेंबर्स महासेवा के जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे और they had given me an opportunity और share the legal implications with them for this wonderful opportunity. So now let's start with the topic. अपना टॉपिक ये है कि what happens to the property of a person after his death and what he should do to safeguard the interest of his legal heirs, right? Now, before going to the topic or subject, वहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स हमने सुने रहेंगे, जैसे कि तुम आए थे, क्या लेके तुम जाओगे, मुट्ठी बंद आए थे और हाथ पसारे जाओगे, राइट? So everybody know कि हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ भी लेके नहीं आए हैं और जाएंगे तो भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे।
फिर भी हम लोग अपने डिजायर को आगे बढ़ाते रहते हैं, और ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो एसेट्स चाहिए, वो सारी चीजें हम करते हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, जो अपने अपने पे जो डिपेंड है उनके लिए। तो उनके हम किस तरीके से आगे कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं, कैसे हम उनको सेफगार्ड कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे हम लोग अभी नॉमिनेशन कर सकते हैं। सो नॉमिनेशन क्या है? सो व्हाट हैपेंस टू द प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि हम प्रॉपर्टी को किस तरीके से बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने सोसाइटीज में, राइट? सोसाइटीज में नॉमिनेशन हम लोग करते हैं, सोसाइटी में करते हैं अपने प्रॉपर्टी के लिए, हम शेयर्स में नॉमिनेशन करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में करते हैं हम नॉमिनेशन, म्यूचुअल डिपॉजिट्स फंड्स रहता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, वहां पे नॉमिनेशन फॉर्म्स रहता है, बैंक लॉकर्स रहता है, और डेफिनेटली इमूवेबल प्रॉपर्टीज में रहता है, राइट? तो इन सारे लोगों के लिए, चीजों के लिए हम नॉमिनेशन फॉर्म करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे बाद वो पर्सन किस तरीके से उन लोगों के साथ, जैसे कंपनी है, सोसाइटीज है, उन लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम देखें कि व्हाट इज नॉमिनेशन। ओके, नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन है प्रोसेस। नॉमिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन authorizes someone to receive assets on his behalf after that। मतलब कि ये लागू में आएगा या ऑपरेशन में आएगा जब भी पर्सन का डेथ हो जाएगा। ओके, और डेफिनेटली अपने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दे एक्चुअली हैड अलाउड कि हम नॉमिनेशन फॉर्म भरे, और उसके बाद किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके जो जिनका डेथ हो गया उनके शेयर और इंटरेस्ट वो सोसाइटी में, वो प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो नॉमिनी है उनके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, तो वही है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, और वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ नॉमिनीज? राइट्स क्या है नॉमिनीज का और लीगल है इसका अकॉर्डिंग टू आवर लॉ? सो नॉमिनी को हम लोग बोलते हैं ट्रस्टी। ही इज जस्ट अ ट्रस्टी एंड नॉट द ओनर ऑफ द एसेट्स। तो ओनर कौन हो गया? ओनर है लीगल है। So nominee is the only caretaker of your assets. Nominee will only hold your assets as a trustee and will be legally bound to transfer it to the legal heirs. मतलब legal heir is entitled to all the benefits of the deceased property. जैसे बोला जाता है कि nominee acts as a, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में भी, म्यूचुअल फंड में भी, या शेयर्स हो जो भी है, उसमें नॉमिनी जो रहते हैं, समवन, नॉमिनी कौन रहता है? जो समवन यू ट्रस्ट, whom you are trusting that person that to be nominee. After your death, how that person can pass the property to the legal heirs. किस तरीके से वो legal heirs को उन लोग मदद करेंगे without any stress, without any glitches, hassle free, किस तरीके से जा सकते हैं, उस तरीके से ये nominees काम करते हैं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में यहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है? those who resides in cities, जैसे हम लोग cities में रहते हैं, okay, often they have their residential properties in the society, and societies में जो भी properties है that is governed by the society law, right? As in 30, society is legally allowed to transfer the property in the name of nominee. Definitely हम लोग nominee के इसमें transfer कर लेते हैं only in case the owner has submitted the nomination form। मतलब ये तभी मुमकिन है जब भी नॉमिनेशन फॉर्म पर्सन ने भरा हो, जब भी वो अलाइव थे तभी वो भरा हो, और तभी ये सोसाइटी उनके नाम पे ट्रांसफर कर सकते। ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो द नॉमिनी हैज अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। ही डजंट हैव अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, वो सेल नहीं कर सकता है। सो नॉमिनी और नॉमिनी खाली वो ही बन सकते हैं जिनका नाम हमने नॉमिनेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड किया है, और उनके रिकॉर्ड में, सोसाइटी रिकॉर्ड में वो पर्सन का नाम है, एंड दैट पर्सन हु इज अ नॉमिनी इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द लीगल एज, और कुछ भी राइट उनका वहां पे नहीं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमिनेटिंग? नॉमिनेटिंग क्यों करना चाहिए? नाउ होम ओनर्स शुड मेक नॉमिनेशंस फॉर ऑल देयर एसेट्स। कहाँ पे भी हो, किधर भी हो, वो सारे इसके लिए एसेट, जैसे मैंने आपको बताया, शेयर्स में है, अपना म्यूचुअल फंड्स में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, बैंक्स में है। हम लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म्स भर के हम लोग नॉमिनी वहां पे अपॉइंट करते हैं,
नॉमिनी इज नॉमिनी कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ज्यादा करके हम लोग अपने लीगल एज को ही नॉमिनी बनाते, नॉर्मली स्पाउस को बनाते हैं या बच्चों को बनाते हैं। तो मेकिंग ए नॉमिनेशन सो दैट इट इज इजियर कि वो ट्रांसफर भी हो सके उनके में, और डेफिनेटली वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे भी है वो रिमेन उनके पास इंटैक्ट रहे, और दैट पर्सन इज डेफिनेटली अपने हिसाब से, अपने जो पर्सन है बच्चे हैं उन पे हम ट्रस्ट करते हैं, एंड इट वोंट गेट अनक्लेम्ड, जैसे रिमेन अनक्लेम्ड नहीं रहेगा एंड सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। नॉमिनेशन क्यों करना है? नॉमिनेशन एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है या इसीलिए नॉमिनेशन फॉर्म बनना चाहिए जबकि हमारे बाद वो प्रॉपर्टी है या वो अपने शेयर्स है या अपने बैंक डिटेल्स है या इन्वेस्टमेंट्स है, वो किन को जाएंगे या फिर कौन उसको डील करेगा मेरे बाद। तो उसके लिए इट इज लाइक अनलिस्टेड मेंबर्स कौन कौन है उसमें, रिलेटिव्स है, चिल्ड्रंस है, हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आर दे आर डेफिनेटली लीगल एज। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के टाइम हम एक पर्सन को भी नॉमिनी बना सकते हैं, 2 पर्सन को भी नॉमिनी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, बट उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं जो हम लोग को फिलअप करने पड़ते हैं सोसाइटीज में। एंड डेफिनेटली हम लोग इफ दे आर माइनर्स माइनर्स है तो दे कैन नॉट होल्ड लीगली अलाउड कि वो टाइटल होल्ड कर सके। इसके लिए हम लोग उनके लिए गार्डियन अपॉइंट करते हैं, या गार्डियन में हम लोग अपने क्लोज रिलेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर अपने दूसरे स्पाउस है उनको कर सकते हैं, या स्पाउस नहीं है तो द एल्डरली पर्सन जो अपने फैमिली में है, क्लोज फैमिली में है, वो एज अ कस्टोडियन भी हम लोग उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि वो अपने प्रॉपर्टीज को ध्यान रख के अपने बच्चे लोगों के लिए वो टेक केयर करे, that person can look after the property of the deceased person, okay? और वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। Now कैन नॉमिनेट, ये कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है? डेफिनेटली a mentally fit person over the age of 18 can be a member of a housing society। इसके लिए वो नॉमिनेट हम लोग कर सकते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ओनली प्राइमरी और एसोसिएट मेंबर, मतलब फर्स्ट होल्डर और द सेकंड होल्डर can legally nominate another while being in the a legally eligible guardian भी हो सकता है, custodian हो सकता है, caretaker हो सकता है, but they should definitely they need to file a nomination form behalf of that minor। mentally physically disabled person के लिए भी हम लोग वो वहाँ पे भी हम लोग nominate कर सकते हैं as a guardian or as a custodian। only a clear title owner of the property is legally eligible to file nomination form और his own share ratio of his own property, टाइटल ओनरशिप प्रॉपर्टी, मतलब कि मेरा जितनी प्रॉपर्टी मैं जो ओन कर रही हूँ वही शेयर को मैं वही शेयर के लिए मैं पर्सन को नॉमिनेट कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं 50% होल्डर हूँ तो मैं 50% होल्डर के लिए कर सकती हूँ, अगर मैं 100% होल्डर हूँ तो 100% के लिए कर सकती हूँ, बट मैं अपने ही शेयर के लिए कर सकती हूँ ना। हु कैन नॉट नॉमिनेट, कौन कौन नॉमिनेट नहीं कर सकता? द प्रोप्राइटरी फर्म वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड पार्टनरशिप, one person company, private limited company, public limited company, a trust, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी HUF हो या तो सोसाइटी हो, उन लोग नहीं कर सकते हैं। अ माइनर बिलो द एज ऑफ डेफिनेटली 18 years वो नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट नॉमिनेट अ टाइटल ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी in a society but who has chosen of not to be a member of a society, वो भी नहीं कर सकता है। नॉमिनी जो है वो कैन नॉट रीनोमिनेट एनी अदर पर्सन, जनरल पावर वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है, राइट? वो भी नहीं कर सकता। नाउ कैन बी नॉमिनेटेड और हु कैन बी अ नॉमिनी, किसको हम नॉमिनी बना? इट कैन बी डेफिनेटली एनी पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, अ लीगल एयर होना चाहिए या बेनिफिशियरी, हम नॉर्मली हम लोग लीगल एयर या बेनिफिशियरी को ही करते हैं। अ नॉन इंडिविजुअल पर्सन जैसे कि रजिस्टर्ड एंटिटी है, ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन है, जैसे मैंने पहले बताया कि हु कैन नॉट नॉमिनेट, जिसमें लीगल एंटिटीज है, ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन नॉन इंडिविजुअल पर्सन है, बट यहाँ पे हु कैन बी नॉमिनेटेड, किनको हम नॉमिनी बना सकते हैं, वो नॉन इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इन नॉन लीगल एयर बेनिफिशियरी और इन मतलब अपने रिलेशन भी ना हो, अपना फ्रेंड भी हम बना सकते हैं नॉमिनी करके, अपने दूर के रिलेटिव है उनको भी कर सकते हैं, या अपने कोई सीए है या अपना कोई लॉयर है उनको आप बना सकते हो। हु कैन नॉट बी नॉमिनेटेड,
किसको हम नॉमिनेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली डिसीज्ड पर्सन, हम लोग डिसीज्ड पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है. A non-Indian citizen can also be cannot be nominated. A nominee cannot nominate himself or anybody. Nominee definitely किसी को नहीं कर सकता है, ना खुद को ना किसी और. अगर हम एग्जांपल दे तो रामदास शिवराम सुतार किया था, उन्होंने विल डेफिनेटली नहीं बनाया था, और विल नहीं बनाया था तो उनकी वाइफ का नाम एज ए नॉमिनी रखा हुआ था उन्होंने अपने प्रॉपर्टी में, और उनके बाद उनकी वाइफ ने वो प्रॉपर्टी बेच दी. ओके, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? स्क्वायर फीट 5610 स्क्वायर फीट का जगह था, एरिया था, लैंड था, वो उन्होंने बेच दिया, वो प्रॉपर्टी बेच दी. अभी वो प्रॉपर्टी जब बेची तभी उनके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे ने उनके अगेंस्ट में केस किया कि आप उनको नहीं बेच सकते क्योंकि एज ए नॉमिनी यू आर अ ट्रस्टी, यू आर नॉट अ लीगल हेयर. डेफिनेटली वन ऑफ द लीगल हेयर, मगर सारे लोगों का राइट्स, हम सभी लोगों का राइट्स है, और आप नहीं सेल कर सकते हो. और ये जो मैटर नियर अबाउट 29 years, दो कोर्ट ने डेफिनेटली भाई उनका नाम था, उनके वाइफ का नाम, और वो उनके फेवर में दिया था कि डेफिनेटली यू कैन सेल द प्रॉपर्टी एज यू हैव बिकम द ओनर ड्यू टू द नॉमिनी. बट हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नॉमिनी कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, तो ये वहां पे लिखा हुआ है. इट इज वेरी क्लियर ऑन द प्लेन रीडिंग ऑफ द सेक्शन दैट द इंटेंशन ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोवाइड फॉर हू has to deal with the society on the death of a member and not to create a new rule of succession. क्योंकि सक्सेशन है वो पर्सनल लॉ पे डिपेंड करता है, तो सोसाइटी लॉ उसमें नहीं आता है. The purpose of the nomination is to make certain the person with whom the society has to deal, इनके साथ उनको डील करना है, ये नॉमिनेशन, and not to create interest in the nominee to the exclusion of those who in law will be entitled to the estate. The purpose is to avoid confusion in case there are disputes between the heirs and legal representatives, and to obviate the necessity of obtaining legal representations and to avoid uncertainties as to with whom the society should deal to get proper discharge. मगर उन्होंने ये अंडर सेक्शन जैसे लिखा हुआ है सेक्शन 30 में कि society can transfer the property in the name of nominee, बट उन्होंने क्लियरली वर्डिक्ट दिया है कि वो ट्रांसफर किस लिए किया गया है. इट इज ओनली टिल द लीगल हैज बीन टेकन गिवन द राइट्स, तब तक ही किया है. इट्स ओनली डीलिंग बिटवीन द नॉमिनी एंड द सोसाइटी. यानी therefore nominee cannot be said to have become the owner of the property or the other as merely by virtue of nomination. मतलब उनके चारों बच्चों को वो राइट्स मिला उनके साथ, एंड दैट पर्सन डेफिनेटली द नॉमिनी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द लीगल हेयर. तो ये रामदास शिवराम सुतार का एक केस था. नाउ अभी नया सेक्शन अभी जुड़ा गया है रिसेंटली, जहां पे सेक्शन 154B(13) ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में बताया गया है, ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी the society shall transfer share, right, title and interest in the property of the deceased member in the society. किसके लिए कभी करना है? to a person or persons on the basis of testamentary documents or success और लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स. मतलब ये डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद ही आप शेयर ट्रांसफर वहां पे कर सकते हो, राइट्स वहां पे ट्रांसफर, वो बताया गया है इसमें. or who are entitled to inherit the property of the deceased member or to a person duly nominated in accordance with the rules. Now provided the society admit किया nominee को as a provisional member, not as the owner. So after the death of the member, till legal heirs who is entitled to the flat or share in accordance with the Succession Act or will or testament document as admitted as a, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही वो ट्रांसफर हो सकता है. बाकी नॉमिनी जो है वो प्रोविजनल मेंबर करके ही उनको एडमिट किया जाएगा, ना कि ओनर करके, बिकॉज तब तक लीगल एज जो है वो आ जाएंगे अपने सर्टिफिकेट्स लेके, डॉक्यूमेंट लेके, एंड देन दैट कैन बी ट्रांसफर. तो नॉमिनी
कैपेसिटी है, तो हम किस तरीके से अपना सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए या अपनी नियर एंड डियर वंस के लिए, उसके लिए है ये विल। नाउ व्हाट इज विल? विल इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए पर्सन, जैसे कि टेस्टेटर बोला जाता है उनको, ए पर्सन जो डिक्लेयर करता है विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी। इंटेंशन क्या है उसका? which he desires to carried into effect after his death। उनके मरने के बाद मेरा इंटेंशन ये है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को, मेरी स्पाउस को, उनको ये मिले, ये इतने इतने परसेंटेज में मिले, ये मेरा डिक्लेरेशन है। दैट इज व्हाट अ विल। क्योंकि वो हम कोरे कागज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए हमको स्टैम्प पेपर चाहिए ना, अपने को उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बट डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत ही अच्छा है। इट विल डेफिनेटली प्रिवेल एनी अदर विल्स। तो रजिस्टर्ड किया हुआ विल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो रजिस्टर्ड करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रजिस्टर्ड करोगे तो दैट डजंट मीन कि आपका डॉक्यूमेंट पब्लिकली ओपन हो चुका है। वो डॉक्यूमेंट सिल पैक में भी रहता है और रजिस्ट्रार को सिल पैक करके हम लोग एक सेफ जगह पे रखते हैं, और जब भी पर्सन एक्सपायर हो जाए तो उनको डेथ सर्टिफिकेट दिखा के कोर्ट से ऑर्डर लाके वो चीज हम लोग वहां पे डायरेक्टली कोर्ट में मंगा सकते हैं, रजिस्ट्रार वहां पे दे देते हैं और वहीं पे हम लोग ओपन करते हैं। इट इज अ सील्ड पैक, तो इट इज नॉट ओपन टू एवरीवन, पब्लिकली ओपन नहीं है, इसीलिए ये विल इम्पोर्टेंट है। विल में क्या क्या जरूरी है? एक तो लीगल डिक्लेरेशन चाहिए, और वो भी टेस्टेटर से। और वो डिक्लेरेशन में क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी भी किसकी होनी चाहिए? टेस्टेटर जो डिक्लेयर कर रहा है, जो राइट कर रहा है, जो लिख रहा है, उसी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने किसी और की प्रॉपर्टी मैंने उनके मेरे बच्चों के नाम कर दी या किसी और के नाम मैंने कर दी, तो वो विल में कोई वैलिड नहीं होगा, वो विल बी डेफिनेटली इनवैलिड, इलीगल हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी भी वो टेस्टेटर की होनी चाहिए। इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर भी देखा जाता है कि किस तरीके से आप लिखते हो, मतलब क्या सेंटेंसेस, क्या क्लॉजेस आप लिखते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। उसमें आपका इंटेंशन दिखता है कि ये लिखने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आपको ये सारी चीजें देनी है, उनको देनी है, या ये डॉटर को देनी है या बच्चों को देनी है, क्यों देनी है, वैसा भी इंटेंशन देखा जाता है। एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। एक पर्सन था जो बहुत उनका प्रॉपर्टी एक्चुअली 20+ करोड़ का था, एंड ही वाज नॉट स्टेइंग हियर, वो आउट ऑफ इंडिया रहता था, सिंगापुर में। एंड उनके यहाँ पे उसकी जो देखभाल की है, उसके मेड सर्वेंट ने देखभाल की थी, और उसने विल, डेफिनेटली वो विल उसने बनाया था, और विल बना के उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है मेरे बाद ये मेड को चली जाएगी, और क्यों जाएगी उसका भी स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया था कि मेरे रिलेटिव्स ने किसी ने भी मेरी देखभाल नहीं की है, जो भी मेरा ध्यान रखा हुआ है वो ये मेड ने रखा हुआ है, मेड सर्वेंट ने रखा है, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मेरे बाद वो ये पर्सन को चली जाएगी। एंड डेफिनेटली वो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसी को चलेगी, मेड जो थी, मेड सर्वेंट को चली गई। एंड डेफिनेटली शी वाज 20 करोड़ प्लस ओनर होगी वो प्रॉपर्टी की। एंड डेफिनेटली टेस्टेटर कैन रिवोक द विल एनी टाइम, एट द टाइम ओनली व्हेन ही इज अलाइव। आफ्टर दैट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्टेटर नहीं रिवोक कर सकता है। इट इज ओनली द राइट ऑफ द टेस्टेटर टू रिवोक द विल एट एनी पर्टिकुलर टाइम। हाँ, डेफिनेटली उसके बाद हम लोग टेस्टेटर है वो, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि मेरे को जो एग्जीक्यूटर है या मैंने किसी को सारे वो लीगल टर्म्स आपको बताएगी, तो वो एग्जीक्यूटर का काम क्या है। सो टेस्टेटर हम लोग देखें, टेस्टेटर कौन है? इज अ पर्सन हु इज मेकिंग अ विल, राइट? टेस्टेटर कौन है? जो विल बनाता है। एग्जीक्यूटर कौन है? पर्सन टू हुम द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, लास्ट विल ऑफ अ डिसीज्ड इज कन्फाइडेड बाय द टेस्टेटर। मतलब लास्ट विल में उन्होंने ये लिखा है कि मेरा जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी कुछ काम रहेगा, या फ्यूनरल है या फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, वो पर्सन कौन है? वो एग्जीक्यूटर है। वो अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। अगर सपोज फर्स्ट विल में वो अपॉइंट नहीं किया है, तो डेफिनेटली कोडोसिल हम बनाते हैं। कोडोसिल में हम वो पर्सन को, एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करते हैं। अगर इन एनी केस इन फ्यूचर अगर विल बनाया है, एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है, और एग्जीक्यूटर इन केस इन फ्यूचर अपने को कभी भी बोलता है कि मुझे एग्जीक्यूटर नहीं बनना है, या एग्जीक्यूटर डाइज प्रायर टू द टेस्टेटर, तो
अभी कौन बन सकता है एग्जीक्यूटर? तो डेफिनेटली हम लोग उसके लिए कोडोसिल बनाते हैं एडिशनल पेपर में, और वो कोडोसिल में हम लिखते हैं कि दिस न्यू पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटर। वो एग्जीक्यूटर डेफिनेटली वो एग्जीक्यूटर है who has a legal right to take a probate as well। मैं आगे बताती हूँ किस तरीके से। लिगटी या बेनिफिशियरी हो अ पर्सन हु इनहेरिट्स अंडर द विल। मतलब विल में अगर हम टेस्टेटर किसी को बोले कि मेरी हाफ प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को बेटे को जाएगी, या 1/3 प्रॉपर्टी मेरे दूसरे बेटे को जाएगी, दूसरी 1/3 प्रॉपर्टी है मेरी डॉटर को जाएगी। इस तरीके से उनको जिस जैसे भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट इज अ लीगेटी और अ बेनिफिशियल। कोडोसिल जैसे मैंने बताया, इट इज एडिशन एंड अल्टरेशन टू द विल which is considered a part of the will। वो part of the will ही बोला जाता है। वो will and this codicil becomes a part of the will। वो दोनों will बनाया वो बताया जाता है। एग्जीक्यूटर जैसे इट्स a repetition। अगर एग्जीक्यूटर हमने अपॉइंट नहीं किया है अपने विल में और विल बनाया है और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ है, बट एग्जीक्यूटर या तो अपॉइंट नहीं है, या तो वो एक्सपायर हो गया है, या तो ही इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू एज एन एग्जीक्यूटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर इज हु अ पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू एडमिनिस्टर द एस्टेट व्हेन देयर इज नो एग्जीक्यूटर। वहां पे एग्जीक्यूटर जब भी नहीं रहता है तभी कोर्ट अपॉइंट करती है एडमिनिस्टर, एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है इट इज ओनली टू एडमिनिस्टर द एस्टेट। ही आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो काम जो एग्जीक्यूटर करने वाला था वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, वो भी कोर्ट के कहने पे। तो ये अपना लीगल टर्म्स था। अभी कौन विल बना सकते हैं? हु कैन मेक अ विल? एनीवन कैन मेक अ विल हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। मतलब 18 इयर्स के बिलो जो रहेगा वो विल डेफिनेटली नहीं बना सकता है। कोई कोई कंट्रीज में ऐसे भी है कि 21 प्लस इयर्स रहेंगे वो ही सकते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो लॉ है वो लॉ के हिसाब से चलेंगे। देन पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो इंसान है अनसाउंड है या उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, डेफिनेटली वो विल नहीं बना सकता, बिकॉज दैट पर्सन एज नो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या लिखने वाले हैं, क्या लिख रहे हैं। A married woman definitely she can make a will। A person who are deaf and dumb or blind वो भी बना सकते हैं। ब्लाइंड डेफिनेटली हम ब्लाइंड को एज एन वहाँ पे बिल के अंदर हम साइनिंग एज एन अटेस्टेशन हम लोग जैसे विल बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ उसमें आगे। डम और ब्लाइंड को हम वो उन लोग भी विल बना सकते हैं, राइट? बट उनको पता होना चाहिए कि उन लोग क्या बना रहे हैं, तो उन लोग डेफिनेटली बना सकते हैं। अ पर्सन हु इज ऑर्डिनरीली इनसेन may make a will during an interval during which he is of sound mind। मतलब अगर मैं insane हूँ all the time and particular time में I become of sound mind, तो उस समय पे उसी समय पे मैं वो will बना सकती हूँ। अभी कल उठ के मैं ये नहीं बोल सकती हूँ मेरे दोस्त को चलो मुझे विल बनाना है। अगर मैंने बताया कि कोई एडवोकेट को मैं फोन किया और मैंने बोला कि मुझे विल बनाना है चलो, और गप्पे लगाते लगाते हमने ड्रिंक चालू कर दी और इंटॉक्सिकेशन हो गया, तो उस समय पे वो जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है दैट पर्सन आल्सो कैन नॉट बी सेड टू बी अ साउंड माइंड, ही कैन नॉट मेक अ विल। वो विल उस समय पे बनाया हुआ विल भी वैलिड नहीं माना जाता है, so that person should be of a sound mind। So no person can make a will while he is in such a state of mind that he does not know what he is doing, right? Your will tells कि सभी लोगों को वो चाहती है कि आपके पैसे है, आपका पोजीशन है, आपकी है, आपके बाद किसको जाएगा? Okay, so if you don't leave a will, कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड्स हाउ योर एस्टेट इज गोइंग टू पास टू योर लीगल heirs। मतलब अगर आप विल नहीं छोड़ते हो, आपका जो विश है कि आपको जिस तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने रिलेटिव्स को, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी प्रॉपर्टी, उस तरीके से प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बट इट विल गो एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट स्टेट। A will makes much easier to sort everything out you die। Without a will, the process can be more time consuming and stressful। कहाँ जाए, किसको पूछे, किस तरीके से करे, वो सारी चीजें आएगी जब भी आप will नहीं बनाते। If you don't write a will, everything you own will be shared out in a standard way defined by law।
वो भी मैं आपको बताती हूँ कितनी परसेंटेज कौन कौन किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर लॉ. अ विल कैन हेल्प रिड्यूस, डेफिनेटली अगर विल बनाते हो और वो इनहेरिट होता है तो उसमें जो टैक्स लेवी होता है वो भी वहां पे चार्ज नहीं होता है, उनको चार्ज नहीं होगा. अगर आप गिफ्ट करते हो तो डेफिनेटली वहां पे कुछ अमाउंट का टैक्स रहेगा, डेफिनेटली स्टैम्प ड्यूटी रहेगी, उस स्टैम्प पेपर पे ही करना पड़ता है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है. विल में वैसा कोई चार्जेस होता नहीं. सो विल इज इम्पोर्टेंट इफ यू हैव चिल्ड्रन or other family members who depends on you financially, or if you want to leave something to people outside your immediate family. अगर अपने कोई मेड ने, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, जो मेड ने मदद की थी, हेल्प की थी, उनके लिए अगर कुछ छोड़ के जाना है तो विल इज द बेस्ट. या फिर कोई चिल्ड्रन है या अदर फैमिली मेंबर्स है और अगर वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली आप विल बना के जाओगे तो उनके लिए बेनिफिट ही रहे. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए विल? एक तो राइटिंग में होना चाहिए, डेफिनेटली इट इज मस्ट टू बी इन राइटिंग. टेस्टेटर मस्ट मेक ए विल बाय हिज ओन फ्री विल, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं या इन्फ्लुएंस से नहीं, उस कोई भी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. टेस्टेटर अपने ओन फ्री विल से ही वहां पे अपना विल बना सकता. टेस्टेटर इज इन ए साउंड स्टेट ऑफ माइंड, वो डेफिनेटली उनका स्टेट ऑफ माइंड भी साउंड ही होना चाहिए. A will signed by its executor, एग्जीक्यूटर भी होना चाहिए तो एग्जीक्यूटर भी साइन करेगा, और 2 विटनेस होना चाहिए, 2 विटनेस भी वहां पे साइन करेगा. उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है एंड इट मे नीड नॉट बी रिटन ऑन एनी ऑफ द स्टैम्प पेपर, प्लेन पेपर में चल जाता है. इंटेस्टेड सक्सेशन मतलब कि आपने विल नहीं छोड़ा है. A person is deemed to die intestate in respect of all the of which he has not made a testamentary disposition which is capable of taking effect. मतलब अगर विल छोड़ के नहीं जाते हैं तो सारे प्रॉपर्टी जो भी है वो टेस्टामेंट्री पोजीशन आप लोग नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने हिसाब से वो लॉ के हिसाब से सक्सेशन लॉ के जाएगा. राजीव जी, हाँ. So when person dies without a will, अगर person without will die करता है तो क्या होता है? A Hindu Succession Act applies to Hindus, Buddhist, Jain and Sikhs. The Indian Succession Act applies to Christian. वो क्रिश्चियन को अप्लाई करता है इंडियन सक्सेशन है. हिंदू सक्सेशन डेफिनेटली हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को अप्लाई करता है. पारसी का लॉ डिफरेंट, उसमें पारसीज के लिए पारसी लॉ होता है. मुस्लिम सक्सेशन लॉज आर नॉट कोडिफाइड बट आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट. उनका अलग से रहता है मुस्लिम लोगों का, उसमें भी खोजा रहता है. खोजा इज सेट टू बी हिंदू, तो वो हिंदू सक्सेशन अपने सक्सेशन एक्ट में आ जाते हैं. शियाज और सुन्नीज जो मुस्लिम में आर डिफरेंट इनहेरिटेंस लॉ. मतलब ये भी देखा जाता है कि वो सुन्नीज है या शियाज है या खोजा है, कौन से है. सुन्नीज या खोजा है तो उसमें भी देखा जाता है सुन्नीज लोगों को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, बट डेफिनेटली खोजा इंडियन सक्सेशन एक्ट में आता है तो उनको प्रोवाइड करने की जरूरत होती है. Muslims can make oral will and it does not need any attestation. Definitely oral will है तो attestation की जरूरत ही नहीं है. Armed forces है, engaged in war or an expeditions and a safe seafarers are permitted to make an oral will or a privileged will. Privileged will में भी ये oral will चल जाता, मतलब oral चल जाता है. So Muslims and armed forces definitely they can make an oral will. अभी इसमें किस तरीके से मेल हिंदू डाइंग विदाउट अ विल, किस तरीके से मेल हिंदू जो है वो अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. ओके, तो क्लास 1 एयर में कौन कौन आता है? अगर विल नहीं बनाया है, बना के छोड़ा नहीं है, तो किस तरीके से जाएगा? सो सबसे पहले क्लास 1 एज में कौन कौन आते हैं? सन, डॉटर, मदर, विडो, sons of predeceased sons, widows of predeceased son, widows of predeceased son of a predeceased son. Okay, now class 2 as में क्या आते हैं? फादर. क्लास 1 में फादर नहीं आते हैं. okay, फादर कम्स इन क्लास 2 as. क्लास 1 में अगर ये सारे लोग नहीं है तो वो फादर को पहले जाएगा, फिर सन्स, डॉटर्स, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स उनको जाएगा. बट अपने फर्स्ट लीगल एयर, फर्स्ट क्लास के एज में फादर इंक्लूडेड नहीं है. देन क्लास 3 है, एग्नेट्स है, मतलब फादर की साइड के लोगों को जाएगा, फादर्स, ब्रदर्स, डॉटर एक्सेट्रा. और फोर्थ शेड्यूल में कौन है? कॉग्नेट्स है, जैसे कि मदर्स, ब्रदर, डॉटर एक्सेट्रा.
मतलब मदर की साइड के लोगों को जाएगा, वहां तक हम लोग एक्चुअली पहुंचते नहीं, हम लोग फर्स्ट या सेकंड में ही अटक जाते हैं और फर्स्ट और सेकंड में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ज्यादा करके। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर देखा जाए तो क्लास 1 एज में जैसे मैंने आपको बताया वो सन, डॉटर, विडो, मदर्स, मदर्स इसके लिए लिखा है क्योंकि एक दो भी उनके मदर हो सकते हैं। सन्स ऑफ ए प्रीडिसेस्ड सन्स, विडोज ऑफ ए प्रीडिसेस्ड सन, widows of a predeceased son of a predeceased son. Now, if there are more than one widow or a multiple surviving sons of a multiples of their heirs, मतलब एक सन है उनके दो तीन सन है उनके भी विडोज रहेंगे, तो वो सारे मेंशन्ड अबाउट, देन ईच पर्सन विल बी ग्रांटेड एज वन शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, सभी लोगों को वन शेयर मिलेगा। हम लोग आगे एग्जांपल भी देखते हैं किस तरीके से वो शेयर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लास 2 में जैसे मैंने आपको बताया फादर है, सन्स है, सो देयर आर दिस, उसमें ब्रदर सिस्टर भी आ जाते हैं, डॉटर सन सन, डॉटर सन डॉटर, ये सारे ब्रदर सन, सिस्टर सन, ब्रदर्स डॉटर, वो सारे कैटेगरी अपने लीगल 2 में आते हैं, क्लास 2 में आ जाते हैं, और हम लोग ज्यादा करके थर्ड एंड फोर्थ में पहुंचते ही नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो मेल इंटेस्टेड, यानी एक पर्सन है जो विदाउट विल एक्सपायर हो गया, तो उसने लीगल एज कौन कौन छोड़े हैं, मदर है, फादर है, वाइफ है, विडो है, मतलब वाइफ और विडो है, सन, डॉटर इन लॉ, डॉटर एंड सन इन लॉ। ओके, तो अभी किसको किसको कितना कितना शेयर जा सकता है, अगर हमने बिल नहीं भेजा है, नहीं बनाया है, तो लॉ के हिसाब से को कितना मिल सकता है, तो इसमें मदर को मिल सकता है, विडो यानी वाइफ जो है उनकी वो, सन, डॉटर, each shall get 25% being in class 1 है। ओके, अभी इसमें फादर को डेफिनेटली नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्लास 2 कैटेगरी में है। डॉटर इन लॉ shall get her only share if this son is expired, ये सन अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो ही उनको डॉटर इन लॉ को मिलेगा, अदरवाइज डॉटर इन लॉ को नहीं। एग्जांपल अगर हम देखें तो that person has expired, leaving behind wife, brother, sister, son's widow, predeceased daughter's son, किसको किसको मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, सन्स विडो को मिलेगा क्योंकि सन नहीं है, predeceased daughter's son, predeceased daughter's son, okay, would get 1/4 of each share। ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्लास 2 में है। अगर इन केस अगर सिस्टर या ब्रदर अपने पे डिपेंडेंट है एंड मे बी मेंटली रिटार्डेड है, डिपेंडेंट है या हैंडीकैप्ड है, तो उस समय पे जो ये मेल इंटेस्टेड है जिन्होंने बिल नहीं बनाया है, उनको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका गुजारा नहीं हो सकता। अगर फादर भी डिपेंडेंट है अपने बेटे पे एंड बेटा इज नो मोर, तो फादर क्या कर सकता है, क्योंकि क्लास 2 लीगल एयर में आते हैं, क्लास 2 कैटेगरी, तो फादर के शेयर में भी कुछ भी नहीं आएगा, so he is also not going to get anything। तो बेटर है कि अगर विल छोड़ के जाएंगे तो इन सभी लोगों का उन सबका वो ध्यान रख सके उनके उसकी जाने के बाद भी उसके प्रॉपर्टी से। अभी हम देखेंगे आगे फीमेल के लिए कैसे होता है। जैसे फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेड विदाउट विल, ओके, विल किए बिना एक्सपायर हो जाती है, तो क्या होता है, डिवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी इज एज पर फॉलोइंग प्रायोरिटी, sons, daughters, including the children of any predeceased son or daughter and husband। Okay, फिर आएगा ये फर्स्ट में जाएगा, then comes heirs of the husband, then आएगा father and mother, then आएगा heirs of the father and heirs of the mother। यहाँ तक हम पहुंचते नहीं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, हम ज्यादा करके फर्स्ट में रहते हैं। अगर हाँ जिनको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, बच्चे नहीं है, या हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुका है, तो डेफिनेटली वो फीमेल that will go to the heirs of the husbands। तो नॉर्मली ये रूल है, ये लॉ है, बट आगे हम देखते हैं there are some exceptions। Okay, the distribution of the property depends on whether she has inherited it from her parents or husband or in-laws। किस तरीके से वो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, फादर से इनहेरिट की है, या फादर ने गिफ्ट की है, या हस्बैंड ने गिफ्ट की है, या फादर इन लॉ ने गिफ्ट की है। तो देखते हैं हम लोग, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिंदू वुमन from her father or mother devolves in the absence of any son or daughter of a deceased, not upon the heirs referred to above but upon the father's heirs। मतलब कि अगर
जो प्रॉपर्टी है मैंने अपने फादर से या अपने पेरेंट्स से ली गई है या पेरेंट्स ने मुझे दी गई है दिया है, और मेरे कोई भी बच्चे नहीं है या फिर मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, तो मेरे जो भी मेरा प्रॉपर्टीज है जहां से मुझे आया है उनको वापस जाएगा। मतलब फादर की साइड से आया है तो पेरेंट्स की साइड से है तो पेरेंट्स को वापस पेरेंट्स हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन ये है, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिंदू वुमन from her husband or father-in-law divorce in the absence of any son or daughter of a deceased, including kids of predeceased son or daughter, not upon the heirs referred to as above in the order specified, but upon the heirs of the husband. तो जिस तरीके से ऑर्डर पहले हम लोग ने जिस लेवल कैटेगरी में हमने देखे थे, पहले किनको मिलेगा बाद में किनको मिलेगा, बट ये प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड और फादर इन लॉ के साइड से आई है तो डेफिनेटली वो फादर इन लॉ या हस्बैंड के एस को ही मिलेगी, वो अपने फादर के एस को नहीं मिलेगी। तो ये दो कैटेगरी है, दो ऑप्शंस है जो एक्सेप्शंस माने गए हैं। मुस्लिम वुमन में कैसा है? मुस्लिम लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल हो या सेल्फ एक्वायर्ड हो, उसमें कोई फर्क नहीं माना जाता है। और वो जो भी है वो कैटेगरी डिवाइड होती है, लीगल एज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जैसे कि शेयर्स एंड रेसिडेंट। शेयरर्स गेट देयर शेयर फर्स्ट एंड मतलब जो शेयरर्स है, जो शेयर करने वाले लोग हैं, जो कैटेगरीज आती है वो कैटेगरी को पहले मिलती है और उसके बाद जो बचा रहता है वो रेसिड्यूरी कर मिलती है। सो इफ अ मुस्लिम वुमन इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड हो, सन हो, फादर हो, मदर हो, she becomes the absolute owner of a share and can dispose it as she wish. If a Muslim woman wants to make a will, she cannot give away more than 1/3 share of her property, and if her husband is only heir, she can give 2/3 of the property by will. मतलब अगर वो हस्बैंड नहीं है तो 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकती है, बट अगर हस्बैंड है, इज द ओनली लीगल है, अगर ओनली लीगल है तो शी कैन गिव 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी बाय विल। विल में वो इतना कर सकती है, अदरवाइज 1/3 से ज्यादा वो मतलब ओनली लीगल है, अगर हस्बैंड नहीं है और ज्यादा लोग हैं तो 1/3 ज्यादा वो प्रॉपर्टी विल में शेयर नहीं कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इट शुड बी 1/3 ओनली, बट ओनली हस्बैंड है तो डेफिनेटली 2/3 हो सकता है। अदर रिलीजन्स में अलग अलग डिफरेंट इसमें आते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इनहेरिटेंस other than those of Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains and Muslims is governed by the Indian Succession Act. The blood relatives of a woman inherit even in the presence of husband and husband's relative. मतलब वो woman inherit definitely करती है, वो husband के presence में भी कर सकती है और उनके relatives के presence में भी कर सकती है। अलग अलग लोगों का मतलब अलग अलग अपना रिलीजन है, उनका अलग अलग जैसे मैंने आपको बताया था इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, पारसीज है, सुन्नीज एंड शियाज लॉ है, वो अलग अलग लॉ के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं एज ए सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। एग्जांपल करें इंटेस्टेड फीमेल के, इसमें जैसे हमने हस्बैंड का देखा, अभी हम फीमेल के बारे में देखें। विल बनाए बिना अपने लीगल एज को हस्बैंड को, 2 सन्स एंड पेरेंट्स को छोड़ जाती है, तो हस्बैंड एंड 2 सन्स शैल गेट 1/3 ऑफ द शेयर। डेफिनेटली पेरेंट्स वोंट गेट एनी शेयर्स, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हस्बैंड और सन है तो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर एज अ लेफ्ट इज हस्बैंड, फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर एंड हस्बैंड सिस्टर, तो हिंदू फैमिली इनहेरिट्स अ हाउस फ्रॉम हर फादर, और हिंदू फैमिली फीमेल है, उसने अपना फादर से हाउस इनहेरिट किया है, तो हस्बैंड एंड हस्बैंड सिस्टर वोंट गेट एनी शेयर। Father's brother and father's sister will get a share. Inherit किया है fathers. That's an exception. Now difference between the will and nomination क्या है? गलतफहमी भी रखते हैं कि nomination is equivalent to will या फिर it substitute the will, but it is nomination is not a will. Nomination is right. Nominee is merely a trustee, जैसे मैंने बताया था. The legal heirs has a right to succession. मतलब अगर नॉमिनी, जैसे मैंने बताया, नॉमिनी अपने नाम पे ट्रांसफर भी कर देता है प्रॉपर्टी, एंड लीगल एयर उनको अगर लीगल एयर उनके साथ बातचीत करके नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली द लीगल एयर कैन गो एंड फाइल अ केस इन कोर्ट टू गेट द राइट इन द प्रॉपर्टी।
प्रोविजन ऑफ विल प्रिवेल्स ऑफ ओवर नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेशन को प्रिवेल करता है विल. It is advisable to have legal as beneficiary of the will as a nominee to prevent further disputes. So definitely हम लोग advise करेंगे कि अपने legal as और या beneficiary को ही रखो, तो they will be definitely very much interested कि मुझे ये property मिले, तो definitely they will go for a probate and they can, so that there won't be any dispute if that person is one of the legal heir or one of the beneficiaries of. अच्छा बता दी probate करना चाहिए, probate करना चाहिए, तो probate क्या है? Process of proving a last will. We find that the will is legal. will जो है वो legal है, वो उसको stamp लगाने के लिए या थप्पा लगाने के लिए probate की probate या certificate वो लेना बहुत जरूरी, and the deceased person intentions are carried, और वो जो intention है उसका deceased का that has been carried out, उसको किस तरीके से अपना distribution चाहिए था property का, उस तरीके से वो probate में जैसा है वो executor जाके probate apply कर सकता है. So if now it is required only in presidency states of Bombay, Chennai and Kolkata, and only within their jurisdiction, only for immovable property. मतलब यही तीन जगह presidency state जहाँ पे probate is important. अगर will बनाया है तो probate करना जरूरी है. अगर पुणे में property है, पुणे में है, तो वहाँ पे probate करने की जरूरत नहीं है. आप दिल्ली में रहते हो, property बॉम्बे में है या चेन्नई में या कोलकाता में है, तो डेफिनेटली आपको probate करने की जरूरत है. probate होना जरूरी है. अगर आपको दिल्ली में होके भी अगर आपको probate करना है, तो डेफिनेटली देयर आर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनको हाई कोर्ट ने अथॉरिटी दी है कि आप वहां पे probate दे सकते हो. दे कैन डेफिनेटली गिव द probate इन एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर state other than this presidency states. Companies prefer to recognize will that are registered or sometimes requires a probate. कभी कभी उन लोग recognize करते हैं कि will ठीक है, will रहेगा तो भी ठीक है, and they don't ask for any of the probate or succession certificate, but normally मैंने देखा है तो companies ask for succession certificate because succession certificate is for debt and securities, तो वो उनको जरूरी है और वो मांगते ही मांगते हैं अगर आपने will बनाया है. Immovable property also usually requires a probate. Definitely transmission ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, तो प्रोबेट की जरूरत होती है. अगर प्रोबेट हम लोग तभी बनाते हैं जब भी अपना विल हमने बनाया रहता है, और अगर हमने विल नहीं बनाया रहता है तो हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is issued when there is or when will does not have name of the executor. जैसे मैंने बताया आपने विल भी बनाया है बट उसमें एग्जीक्यूटर का नाम नहीं है, तो भी आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. या एग्जीक्यूटर रिफ्यूज टू एक्ट, या एग्जीक्यूटर हैज डाइड बिफोर द टेस्टेटर, तो या फिर टेस्टेटर के बाद भी एग्जीक्यूटर एक्सपायर हो जाता है तो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूटर इज मस्ट इन द विल. या तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं कोर्ट, एंड डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के बाद जिस तरीके से आपको विल में लिखा हुआ है वैसा डिस्ट्रीब्यूट एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है. विल नहीं रहता है तो कौन से टाइप्स के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं. जैसे डिस्प्यूट्स इन फैमिली मेंबर्स. हमको आज लगता है कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से मिलके रहते हैं. मुझे नहीं लगता है कि आगे उन लोग कुछ झगड़ा करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए भी करेंगे, बट हु नोस फ्यूचर में क्या होगा. कुछ चीज ऐसी भी होती है कि अपने को नहीं पता बट वो फ्यूचर में हो जाती है. तो वो डिस्प्यूट फैमिलीज में भी हो सकती है, और वो डिस्प्यूट्स की वजह से जो रिलेशनशिप में दरार हो जाती है, दैट इज आल्सो अ बिग डील. उनको बचाने के लिए भी अगर आप विल बना दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द विश ऑफ द टेस्टेटर, और टेस्टेटर्स विशेस आर नॉट फुलफिल्ड. टेस्टेटर का कभी भी ये विश नहीं रहेगा कि अपने बच्चों के इसमें झगड़ा हो या डिस्प्यूट्स हो या उन लोग फाइट करे या टॉकिंग टर्म्स में ना रहे फॉर मोस्ट ऑफ द इयर्स. वो भी टेस्टेटर का विश नहीं रहता है, और टेस्टेटर का जो विश रहता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो वो विल के बिना नहीं हो सकता. द फैमिली मेंबर्स में इफेक्ट, डेफिनेटली मेंटेनेंस हो सकता है इफेक्ट. जैसे मैंने बताया ब्रदर और सिस्टर्स दे आर डिपेंडेंट, फादर इज डिपेंडेंट, एंड द लास्ट वन एज आर अलाइव हो जाएगा, वो कैटेगरी के इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इफ यू हैव नॉट लेफ्ट अ विल, अगर ये छूटे तो डेफिनेटली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू योर विशेस, and the process of transfer of assets becomes lengthy. So thank you.
my company name.